So today I'll talk about the efficient emergency services. अभी तक मैंने आपको इमरजेंसी मेडिकल सिस्टम के पार्ट्स बताए, इमरजेंसी की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बतलाई है और क्या क्या उसके कंपोनेंट्स होते हैं, हाउ इमरजेंसी मेडिकल सिस्टम इज फॉर्म आउटसाइड द हॉस्पिटल, हाउ इट इज फॉर्म इनसाइड द हॉस्पिटल. So in the summary, I am telling you efficient emergency services. Efficient emergency services means an efficient, promptly responding. जो ये सर्विसेज होती हैं वो जैसे ही पेशेंट पहुंचे इमरजेंसी में उसको वैसे ही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए. इट शुड बी प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्डिंग. रिस्पॉन्ड करना, अगर सपोज करिए पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है तो वहां पर जितने भी लोग हों इमरजेंसी में वो प्रॉम्प्टली उसकी ब्लीडिंग रोकने में सक्षम होने चाहिए. मटेरियल होना चाहिए, प्रोसेस मालूम होना चाहिए कि कैसे ब्लीडिंग रुकेगी. एक पर्सन नीड्स ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन लगाने वाला पर्सन होना चाहिए, इक्विपमेंट होना चाहिए और कैसे ऑपरेट करना ये आना चाहिए. ये क्या कहलाएगा? प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्डिंग. एफिशिएंट एंड प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्डिंग. पेशेंट यही चाहता है कि उसकी लाइफ एंड डेथ का सवाल है, तो वो पेशेंट क्या चाहता है कि जब वो पहुंचे हॉस्पिटल में तो उसको प्रॉम्प्ट रिस्पांस मिलना चाहिए, तुरंत. क्लियर? सो देयर शुड बी वेल इक्विप्ड एम्बुलेंस सर्विस. वेल इक्विप्ड एम्बुलेंस सर्विस भी होनी चाहिए, यानी जहां से पेशेंट को ट्रांसफर करना है वो भी वेल इक्विप्ड. वेल इक्विप्ड मीन्स उसके अंदर सारे वो सामान होने चाहिए जिससे पेशेंट इजीली ट्रांसफर हो सके जहां पर सर्विसेज मिलनी है. और उसका इंचार्ज कौन होना चाहिए? जो कॉम्पिटेंट पर्सन हो. दैट पर्सन शुड बी कॉम्पिटेंट. उसको सक्शन करना आना चाहिए, उसको ऑक्सीजन सिलेंडर लगाना आना चाहिए. सो ऑल दिस थिंग्स शुड बी देयर. यानी पर्सन को अगर प्रॉम्प्टली सर्विसेज मिलनी है तो प्रॉम्प्टली सर्विसेज कैसे मिलेंगी? जब वहां पर जो पर्सन्स हैं दे आर वेल ट्रेन्ड. पर्सन्स के पास जहां पर सर्विसेज देनी है इक्विपमेंट्स पूरे हैं. ट्रांसफर करना है तो एम्बुलेंस में इक्विपमेंट हैं पूरे. तो प्रॉम्प्ट रिस्पांस मिलना चाहिए, नंबर 1. नंबर 2, अगर कोई ऑपरेशन की जरूरत है पेशेंट की, सम स्टिचेस लगाने हैं या कोई पार्ट ऐसा कट गया है उसको हटाना है, एम्पुटेशन करना है, तो वेल इक्विप्ड ऑपरेटिंग रूम होना चाहिए. इमरजेंसी में क्या होना चाहिए? वेल इक्विप्ड ऑपरेटिंग रूम. बात समझ में आ रही है आपको? वेल इक्विप्ड, इक्विप माने जहां पर सारी चीजों की सुविधा होनी चाहिए. वेल इक्विप्ड का मतलब होता है वहां पे सारे इंस्ट्रूमेंट हों और इंस्ट्रूमेंट के ऑपरेट करने वाले जानकार होने चाहिए, स्पेशलिस्ट होने चाहिए, पैरामेडिकल वर्कर्स होने चाहिए जो उन इक्विपमेंट्स को चला सके. ओके. एंड एफिशिएंट पर्सनल इंक्लूडिंग एटलीस्ट कॉम्पिटेंट फिजिशियन होना चाहिए, कॉम्पिटेंट नर्स होनी चाहिए और राउंड द क्लॉक एक जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए. जनरल राउंड द क्लॉक जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर. जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर मीन्स ही इज नॉट ओनली एनी स्पेशलिस्ट but he can take care of all the problems which have been brought to the emergency. तो ये एफिशिएंट इमरजेंसी सर्विसेज के लिए बात कर रहे हैं. Then supervisions of the treatment of fracture and other injuries by well qualified person. अगर कोई फ्रैक्चर वाला केस आ जाता है, आर्थोपेडिक का केस आ जाता है, तो वहां पर एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो वेल ट्रेंड हो आर्थोपेडिक्स के केसेस को, क्योंकि यूजुअली एक्सीडेंट में फ्रैक्चर बहुत कॉमन चीज होती है. फ्रैक्चर मीन्स ब्रेकिंग ऑफ द बोन. तो अगर इसको ठीक करना है, मैनिपुलेशंस करने हैं, उसको करेक्ट करना है फ्रैक्चर को, तो वहां पर कोई स्पेशलिस्ट इसका होना चाहिए. देन along with the emergency room there should be
वेल इक्विप्ड डायग्नोस्टिक लैब, सपोज किसी को ब्लीडिंग हो गई बहुत, अब ब्लीडिंग के लिए आपको ब्लड चढ़ाना है, तो अगर लैब होगी तभी आप ब्लड ले करके उसका ब्लड टेस्ट कर पाएंगे, ब्लड ग्रुपिंग जान पाएंगे, एंड यू विल सेंड द पर्सन फॉर कलेक्शन ऑफ ब्लड। तो इस तरह से वेल इक्विप्ड डायग्नोस्टिक और थेरेपेटिक, डायग्नोस्टिक माने जिसमें डायग्नोसिस हो सके, और थेरेपेटिक माने जिसमें थेरेपी का भी काम हो सके। तो दोनों ऐसी लैब अटैच होनी चाहिए हमारे इमरजेंसी रूम से। ओके, एंड देन वेल डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड रूम होना चाहिए। वेल डॉक्यूमेंटेड, ऐसा रिकॉर्ड रूम होना चाहिए जिसमें हम सारी चीज़ों के डॉक्यूमेंट रख सकें कि हमने आज, क्योंकि हमें जितने भी केसेस ऐसे होते हैं, कुछ केसेस मेडिको लीगल केसेस होते हैं जिनमें लीगल, आपके हॉस्पिटल के ऊपर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनका रिकॉर्ड रख करके, केस चलेगा तो वो दिखलाना पड़ेगा कि हमने पेशेंट के साथ, जब पेशेंट ब्रॉड किया गया था इमरजेंसी में, ये पोजीशन थी और मैंने क्या ट्रीटमेंट किया और उससे पेशेंट कैसे रिकवर हुआ या नहीं रिकवर हुआ, ये सारी रिपोर्टिंग होती है, उसके रिकॉर्ड्स होते हैं। दोज रिकॉर्ड्स शुड बी मेंटेन। ओके, एंड देयर शुड बी वेल इक्विप्ड कम्युनिकेशन सिस्टम। जहां पे हमारी इमरजेंसी बनी हुई है उससे वेल इक्विप्ड कम्युनिकेशन सिस्टम, अगर स्पेशलिस्ट उस ब्रांच का स्पेशलिस्ट नहीं है वहां पर, तो हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम से उसको कॉल करने की सुविधा होनी चाहिए, और अगर उसको कॉल किया है तो कहाँ पर उसको सर्विसेज मिल पाएंगी पेशेंट को, वो चीज कम्युनिकेट करके उसको पूरा करना पड़ता है। तो वेल इक्विप्ड कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए। तो ये कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जो एक अच्छी इमरजेंसी के लिए बहुत ज़रूरी है। मगर ये एक्सीडेंट इमरजेंसी सर्विसेज, अगर ये डिजास्टर हो जाए, डिजास्टर का मतलब होता है जब जो डिजास्टर, जैसे अभी आप लोग देख रहे हो कि बहुत जगह अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, बहुत सी जगह तूफान आ रहे हैं, बहुत सी जगह बादल फटने, ये सारी कंडीशंस आप देख रहे हो। अभी ये डिजास्टर जो कोरोना का इन्फेक्शन फैला है, इसके हिसाब से अभी हमारे हॉस्पिटल इक्विप नहीं थे कि एक हॉस्पिटल में 1000 पेशेंट इकट्ठे एडमिट कर लिया जाए, ऐसे इक्विप नहीं थे। तो आपको उन हॉस्पिटल में कैसे अरेंजमेंट करना पड़े जहां पर डिमांड ज्यादा बढ़ जाए, डिमांड सर्विसेज की डिमांड ज्यादा बढ़ जाए, जो विक्टिम्स हैं वो ज्यादा हों इन क्वांटिटी, और सर्विस प्रोवाइडर जो सर्विस देने वाले वो लोग कम हो। जब वो कम हो और सर्विस लेने वाले ज्यादा हों तो ये कंडीशन क्या प्रोड्यूस होती है, डिजास्टर। तो डिजास्टर जब पैदा होती है तो हम ऐसे में मास इंसिडेंट के, इसको क्या बोलते हैं, मास इंसिडेंट वाली जो केसेस होते हैं, MIC, मास इंसिडेंट कैजुअलिटीज, बहुत सारी, ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, अब उसमें बहुत सारे लोग इंजर्ड हो गए, कुछ डेड हो गए, कुछ माइनर इंजर्ड हुए, कुछ मेजर इंजर्ड हुए, तो डिफरेंट कैटेगरीज के लोग बनते हैं। तो वहां पर डिमांड ज्यादा होती है मगर सर्विस प्रोवाइडर्स कम होते हैं। कैसे पहुंचेंगे, कैसे कम्युनिकेशन होगा, कैसे जा करके किसको पहले देखना है, आज हमारा इसी पे टॉपिक है, और उस टॉपिक को अभी हम आपको प्रेजेंटेशन के थ्रू बताएंगे। इसका हम पहले फंडा क्लियर कर दें कि जो ये पेशेंट होते हैं जहां पर सर्विसेज ज्यादा लोगों को देनी है और सर्विस प्रोवाइडर बहुत कम है, तो हमारे पास सुविधाएं भी बहुत कम है। अभी आपने जस्ट देखा है, इसी समय देखा है, जो ये पैंडेमिक आया है कोरोना का, हमारे हॉस्पिटल्स इतने इक्विप नहीं थे कि सब लोगों को, और इसीलिए क्या हुआ, नंबर ऑफ डेथ्स ज्यादा हो गई। नंबर ऑफ डेथ्स जो एक्सपेक्टेड एक जनरल वे में नहीं होते थे, उससे ज्यादा कहीं डेथ्स हो गई। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, डिजास्टर। सडन अर्थक्वेक हुआ, बहुत से सारे लोग उसमें इफेक्टेड हुए, उसमें से कुछ इफेक्टेड ऐसे हुए कि वहीं के वहीं किल हो गए, वहीं उसी अर्थक्वेक में, बाढ़ में, उसी में हो गए। मगर कुछ ऐसे थे कि बह करके किनारे आ गए, अब उनको बचाया जा सकता है। तो हमें ऐसे लोगों को सर्विसेज देनी है जिनकी लाइफ को अभी हम बचा सकते हैं, ये कहलाता है डिजास्टर मैनेजमेंट। तो डिजास्टर मैनेजमेंट हम
किसको पहले सिलेक्ट करें कि हम उसको इमरजेंसी सर्विसेज दें। ये इसके लिए एक क्राइटेरिया होता है जिसको बोलते हैं ट्राइएज। क्या बोलते हैं उसको? ट्राइएज, TRIAGE, ट्राइएज। ट्राइएज माने होता है छांटना। जैसे आप कहीं से भी कुछ चीज छांटते हो ना कि ये चीज अच्छी है और ये चीज खराब है, अलग अलग कर दिया आपने, वैसे ही हमको ये ट्राइएज करना पड़ता है। ट्राइएज करने का मतलब ये है, हम जैसे जहाँ पे इंसिडेंट हुआ, सपोज जो रेल एक्सीडेंट हुआ, वहां पे हमारी टीम गई, एक्सीडेंट वाली जो हॉस्पिटल की टीम थी वहां पे कम्युनिकेशन सिस्टम से बुलाई गई। अब वहां पर जब हमारी टीम पहुंची तो हम वहां पर ट्रीटमेंट कैसे शुरू करेंगे। पहला तो ये क्राइटेरिया है कि टीम कोई एक स्पॉट सेलेक्ट नहीं करती है कि हम उस साउथ से करेंगे, नॉर्थ से करेंगे। आपकी टीम जिस इंसिडेंट जगह पे पहुंची, बस वहीं से ये ट्राइएज शुरू हो जाता है। जो स्पॉट है उसमें कोई एरिया नहीं गिना जाता कि हम किस साइड से शुरू करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। टीम एट द स्पॉट जहां पर पहुंची वहीं से सर्विसेज देना शुरू करना पहला काम है ट्राइएज में। फिर हमें उन लोगों को बचाना है, पहले उन लोगों को बचाना है जो अभी 5-10 मिनट की अगर सर्विसेज नहीं मिली उनको तो उनकी डेथ हो जाएगी। तो हम उनको लेबल करते हैं इमरजेंसी। पहले हम उनको क्या लेबल करेंगे? इमरजेंसी। मगर वहां पर बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जैसे उनको फ्रैक्चर हो गए, मल्टीपल फ्रैक्चर हो गए, चल नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, इवन देन वो अभी 2 घंटे 3 घंटे उनको सर्विसेज ना मिले तो वहां पर उनकी लाइफ नहीं जाने वाली है। तो हम इस केसेस को कहते हैं अर्जेंट। एक हो गया इमरजेंसी, एक हो गया अर्जेंट। और हमने वहीं पर जहां स्पॉट पर पहुंचे थे वहीं पे मैंने कहा इसमें जितने लोग वुंडेड हैं, जितने लोग वुंडेड हैं, जितने लोग परेशान हैं, उसमें से जो चल सकते हैं मेरे पास आ जाएं तो हम उनकी चिकित्सा करें। जैसे ये बोलेंगे आप, तो जो चल सकने वाले हैं तो वो पेशेंट आपके पास आ जाएंगे। अगर वो पेशेंट चल के आपके पास आ गए, इसका मतलब उनकी इंजरी माइनर है, उनकी इंजरी माइनर है। ये थर्ड कैटेगरी हो गई, माइनर इंजरी। और कुछ लोग कोई रिस्पांस नहीं करेंगे, दे हैव बीन डेड। तो हम 4 कैटेगरी में पेशेंट को करते हैं। पहले पेशेंट वो जो इमरजेंसी, जिनको 5-10 मिनट भी टाइम है उनके पास, अगर आपने उनको सर्विसेज दे दी तो वो जिंदा हो जाएंगे, उनको लाइफ मिल जाएगी। उसको हमने किस कैटेगरी में रखा? इमरजेंसी, इमरजेंसी में रखा। और उनको हमने रेड टैग लगा दिया। रेड टैग, रेड टैग क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमने रेड टैग लगाया, जैसे मैंने देखा अब टीम में तो 8-10 लोग होंगे ना, हम स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, हमने देखा, उसको पहचान लिया। पैरामेडिकल वर्कर ने वाइटल साइन देख करके पहचान लिया उसको। कैसे पहचानेंगे अभी बात करेंगे हम। हमने पहचान लिया ये इमरजेंसी वाला, तो हमने उसके एक रेड धागा या रेड कार्ड उसके हाथ में बांध दिया। तो जो ट्रांसपोर्टेशन वाला आएगा, ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि हर एक की जिम्मेदारी बटी हुई होती है। जो एम्बुलेंस का ड्राइवर है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वो पहले उस स्पॉट से हॉस्पिटल किसको ले जाएगा? जो इमरजेंसी वाला है, इमरजेंसी वाले पर्सन को ले जाएगा। अब उसके बाद जितने इमरजेंसी वाले पर्सन हैं, 80 लोग वहां पे इंजर्ड हुए थे, उसमें से 10 के रेड टैग लगा है। इन 10 को पहले ट्रांसपोर्ट करना है हॉस्पिटल में। उसके बाद जो अर्जेंट वाले थे, यानी जो अगर नहीं भेजे जाएंगे तो उनकी 2-3 घंटे तक तो रुक सकते थे, या उनके थोड़ी देर उनको रोका जा सकता था, तो उनको जब इमरजेंसी वाले चले गए फिर अर्जेंट वाले ट्रांसपोर्ट करेंगे। माइनर इंजरी वाले, उनको या तो वहां पे स्पॉट पे ड्रेसिंग कर दी गई, कुछ दवा दे दी गई और उनसे बोल दिया गया कि आप हॉस्पिटल चले जाओ या आप किसी डॉक्टर को दिखा लो। माइनर इंजरी तो थर्ड वाले। तो हमें ट्रांसपोर्ट करना है इमरजेंसी वालों को, हमें ट्रांसपोर्ट करना है अर्जेंट वालों को। तो इस तरह से हम जो ये ट्रांसफर करेंगे पेशेंट को, ये हम छांटेंगे। और जो फोर्थ जिनकी डेथ हो गई है
उनके ऊपर कोई अभी एक्शन नहीं करेंगे, उसके लिए अलग से उनको हम 4th कैटेगरी देंगे। उनको उनके तो हमने पहले इमरजेंसी वाले को रेड टैग दिया, अर्जेंट वाले को येलो टैग से बांधेंगे। तो जो ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं पहले रेड वाले सारे पेशेंट भेजेंगे, उसके बाद येलो वाले सारे पेशेंट भेजेंगे, और जो माइनर इंजरी वाले वो ग्रीन टैग के होते हैं, उनको ले जाने की जरूरत नहीं है। आप अगर इन दोनों को पहले पहुंचा चुके हैं, उसके बाद किसी को पहुंचाना है पहुंचा सकते हैं, मगर डेड वालों को ये टीम नहीं कवर करेगी। उनको हम ब्लैक टैग बांधते हैं और उनका अलग से अरेंजमेंट होता है जो डेड बॉडीज को उठाते हैं वहां से। तो इस तरह से हमने पेशेंट को एट द साइट जा करके छांटते हैं, क्योंकि हम जहां पे मास में एक्सीडेंट हुआ है हम कितनी ज्यादा लाइफ बचा सकते हैं, ये क्राइटेरिया होता है। हमने अगर माइनर वालों को पहले कोई जान पहचान रिलेशन ये सब नहीं देखा जाता वहां पे। अगर माइनर इंजरी वाला जान पहचान को उसको पहले बचा देंगे तो 2-4 जो है इमरजेंसी वाले उनकी डेथ हो जाएगी। तो ये क्राइटेरिया वहां पर नहीं चलता। दिस इज नोन एज ट्राइएज। इसको अभी हम आपको पिक्चर से भी दिखाएंगे उसमें कि कैसे ट्राइएज करते हैं। अच्छा, ये ट्राइएज तो फील्ड में हो गया, ये ट्राइएज क्या हो गया, फील्ड में हो गया। उसके बाद जब पेशेंट एम्बुलेंस से आया हॉस्पिटल के अंदर जहां पे इमरजेंसी है, अगेन देयर बी ट्राइएज, दैट इज ट्राइएज एट द एक्सीडेंट रूम इन द हॉस्पिटल, ट्राइएज इन द, क्योंकि आपने जो 10 पेशेंट लाए वहां से इमरजेंसी वाले, उसमें भी रास्ते में ट्रांसपोर्ट करते हुए हो सकता है 1-2 के लिए ज्यादा इमरजेंसी क्रिएट हो गई हो, अभी अभी हार्ट जाते ही बंद हो गया हो इमरजेंसी के बाहर, और एक दूसरे का अभी 2-3 मिनट है सांस चल रही है, तो हम जिसको पहले अभी हार्ट बंद हुआ है उसको पहले ले करके उसका सीपीआर करेंगे। तो ट्राइएज फिर से होगा वहां पर जहां पर इमरजेंसी में पहुंचे। तो ट्राइएज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राइएज मीन्स सॉर्टिंग, छांटना। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है, और डिजास्टर मैनेजमेंट ये सब किया जाता है। डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब जहां पर इमरजेंसी क्रिटिकल कंडीशंस वाले लोग ज्यादा हों, सर्विस देने वाले लोग कम हों। अभी हम आपको ये प्रोजेक्ट पीपीटी में भी दिखलाएंगे कि कैसे होता है, मगर उसका कंसेप्ट क्या है वो आप ये डिजास्टर मैनेजमेंट का ये हमने आपको समझाया। ओके, सो आई शो यू नाउ दिस कंसेप्ट। स्मार्ट सिस्टम एंड स्टार्ट ट्राइएज। कैसे ट्राइएज को स्टार्ट करते हैं। अब ट्राइएज के बारे में सब समझ गए ना, ट्राइएज क्या होता है। हेलो, यस सर, यस सर। ट्राइएज का मतलब अब आपको हम पिक्चर से दिखला करके समझा रहे हैं कि ट्राइएज क्या है। ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज एन एमसीआई। एमसीआई मैंने अभी आपको बताया है, मल्टीपल कैजुअलिटी इंसिडेंट। एमसीआई का मतलब क्या हुआ, मल्टीपल, बहुत सारे लोग, कैजुअलिटी इमरजेंसी यानी अचानक कोई चीज होना, कैजुअलिटी बोलते हैं ना उसको। इंसिडेंट माने वाकया, क्या हो रहा है। तो व्हाट इज एन एमसीआई, एवरीबॉडी अंडरस्टूड, मल्टीपल कैजुअलिटी इंसिडेंट। अभी आपने देखा कि एक तूफान आ रहा है वहां पर बंगाल में, कल आया है, तो वहां पर क्या हुआ, मल्टीपल कैजुअलिटी यानी लोगों को हटा दिया गया, इसके बावजूद बहुत सारे लोग इफेक्टेड हुए इकट्ठे, और एनडीआरएफ की टीम वहां लगी हुई है सर्विसेज देने के लिए, मगर सर्विसेज देने वाले कम हैं, वहां पर जो लोग हैं वो लाखों में हैं। तो व्हाट इज एन एमसीआई, जहां पर एकदम से एक साथ बहुत सारे लोग इफेक्टेड हो जाएं, उसको हम क्या बोलेंगे, एमसीआई, मल्टीपल
कैजुअलिटी इंसिडेंट। क्लियर टू एवरीबॉडी? तो Yes, sir. अब Yes, हम sir. अब हम Yes, sir. रिव्यू करेंगे कि हम ट्राइएज कैसे करें, जहां पर ऐसे मल्टीपल लोग परेशान हो जाए, मल्टीपल लोगों की लाइफ का सवाल हो जाए, वहां पर कैसे। तो व्हाट इज गोल ऑफ एमसीआई मैनेजमेंट? मैंने आपको बताया हमारा गोल क्या है। गोल मीन्स हमारा ध्येय क्या है? टू सेव मैनी लाइफ्स। क्या है? नोट इट। आप इस बात को नोट कर लीजिए। व्हाट इज द गोल ऑफ एमसीआई मैनेजमेंट? एमसीआई मैनेजमेंट में हम किसी जान पहचान या इसको बचाना है, पर्सन के ऊपर नहीं जाते हैं किसी को। हमारा टीम का क्या है कि हम जितनी ज्यादा लाइफ को बचा सकें, जितने ज्यादा लोगों को बचा सकें, ये गोल होता है। व्हाट इज द गोल ऑफ एमसीआई मैनेजमेंट? यू जस्ट सी दिस EMS goal to save the largest number of survivors from a multiple casualty incident। जहां पर कैजुअलिटी ज्यादा हुई हो, ज्यादा कहां पर होंगी? ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, दो गाड़ियां बसें आपस में फ्रंट टू फ्रंट लड़ गई, उसके अंदर के जितने, एक तरफ 60 लोग, एक तरफ 70 लोग, उसमें कितने लोग इंजर्ड हो गए, मल्टीपल हो गए। अब कितने ज्यादा लोगों को हम बचा सकते हैं, लार्जेस्ट नंबर ऑफ सर्वाइवर्स होने चाहिए। तो हम उसमें, ये हमारा गोल होता है। ईएमएस गोल मीन्स इमरजेंसी मेडिकल सर्विस गोल। इमरजेंसी मेडिकल सर्विस तभी कहलाएगी जब आपने ज्यादा से ज्यादा नंबर, 50 लोग इंजर्ड हुए, आपने कहा हमने 40 लोगों को बचा लिया, आपने शाबाशी का काम किया। 45 बचा लेते और शाबाशी होती। मगर आप कहो कि मैंने 2 लोगों को बचाया, दोनों मेरे जान पहचान के, ऐसा नहीं होता। इट इज नॉट द गोल। ये कभी नहीं होता। किसी टीम का ये टारगेट नहीं होता। टीम का टारगेट है हम कितने मेहनत करके कितने ज्यादा लोगों को बचा दें, तब वो बात होती है। तो ईएमएस गोल क्या होना चाहिए? टू सेव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सर्वाइवर्स। अगर आप ये नोट ना कर पा रहे हो तो आप इसकी पिक ले सकते हो और उसके बाद में नोट कर लो। वैसे आपको इसका वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग हो रही है, तो आप इसको रिपीट करिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो आपको समझा रहे हैं। ओके, सो व्हाट इज एन एमसीआई सीन? अब आप देखिए एमसीआई सीन क्या हो सकते हैं। देखिए क्या हो रहा है। दो, उधर गाड़ी उल्टी हुई पड़ी है, ये कार है, इधर इतने लोग खड़े हैं, इतने लोग इंजर्ड हुए हैं, बस पूरी उल्टी हुई है। ये इधर सारे कोलाइड किए हुए बसेस पड़े हुए हैं, ये सब। उधर बिल्डिंग गिरने वाली है। सो व्हाट विल हैपन? ये सीन किस चीज के हैं? इसमें कोई आपको निश्चित है 2 लोग इंजर्ड होंगे या 4 लोग इंजर्ड होंगे? दे विल बी मल्टीपल। सो these are the scenes of multiple casualty incident। Have you seen? सबने रियलाइज किया? Yes, sir. ओके। Yes, sir. So what are some common things affecting your MCI response? कॉमन चीजें क्या होती हैं जो रिस्पांस को इफेक्ट करती हैं? कॉमन चीजें हर जगह जहां पर भी ये हो। टिपिकल स्टाफिंग ऑफ योर एम्बुलेंस सर्विस। आपने जो एम्बुलेंस सर्विस रखी हुई है हॉस्पिटल में, एम्बुलेंस का काम ट्रांसपोर्ट करना है, उसके स्टाफ को टिपिकल रखना चाहिए। टिपिकल माने जो उसका एम्बुलेंस का, आजकल जो ड्राइवर 108 आप लोग देखते हैं ना गाड़ियां, 108 वाली जो गाड़ियां हैं, 102 की जो गाड़ियां हैं, ये क्या है? एम्बुलेंस सर्विस, इक्विप्ड एम्बुलेंस सर्विस। उसके अंदर वेंटिलेटर लगा है, उसमें ऑक्सीजन गैस सिलेंडर है, उसमें सक्शन लगा हुआ है उसमें रूटीन चेकअप की सारे वाइटल साइंस की चीजें हैं, सब कुछ। तो उसके अंदर जो पर्सन रखे जाते हैं, इवन जो ड्राइवर है, इवन जो कंडक्टर है, जो उसमें 2-3 पर्सन्स रहते हैं, दे ऑल आर स्किल्ड पर्सन्स। उनको वेंटिलेटर चलाना आता है, उनको ऑक्सीजन लगाना आता है उनको। तो आपको वो स्टाफ नहीं चाहिए एम्बुलेंस में। ऐसी एम्बुलेंस में केवल ड्राइवर नहीं रखा जाता। तो आजकल जो आपके ये जो स्किल्ड पर्सन्स होते हैं, जो ये सारी चीजें पैरामेडिकल स्टाफ सीख लेते हैं, इनको प्रेफरेंस मिलता है कहाँ पर? ये पुलिस सर्विसेज में, पुलिस एम्बुलेंस में, पुलिस सर्विसेज में, फायर वाली सर्विसेज में। उसका ड्राइवर स्किल्ड होता है इन सब चीजों में कि कैसे किसी की जान बचानी है। तो वो सिंपली ड्राइवर नहीं रखे जाते, सिंपल स्टाफ नहीं रहता है एम्बुलेंस में।
एम्बुलेंस में वो स्टाफ होता है जो इन सब चीजों कंडीशन को टैकल करने में स्किल्ड हो। तो व्हाट डज ईएमएस रूटीनली डू डेली, और उसमें जो ईएमएस जो है इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज वाले लोग हैं डेली क्या करते हैं। हाउ डू यू हैंडल द फॉलोइंग, कैसे कैसे आप, हेड ऑन कोलिजन हो गया, आमने सामने दो कारें लड़ गई, 4 लोग उसमें मर गए। अभी आपको दिखाया था सीन, वही बता रहे हैं। 17 विक्टिम्स इन ए टीम वैन, एक वैन जा रही थी, इसमें 17 लोग किल हो गए। तो ये सब इंसिडेंट क्या बताते हैं कि विक्टिम्स ज्यादा हैं। स्कूल बस कोलाइड हो गई, 43 विक्टिम्स, 43 बच्चे उसमें विक्टिम्स हो गए। विक्टिम माने जो सफर हुए, जो जिनका जो इस पोजीशन में इंजर्ड हो गए, विक्टिम्स मींस इंजर्ड। तो ये हम क्या कहें, 350 विक्टिम, ट्रेन के डिब्बे आपस में आमने सामने ट्रेन लड़ी है, ट्रेन का डिब्बा उतर गया, 350 विक्टिम्स, इतने सारे। तो ये एक सडनली बहुत सारी कैजुअलिटी इंसिडेंट हो जाते हैं, तब हमें नीड रिसोर्सेज एंड कोऑर्डिनेशन। तो हमारे पास ऐसी टीम होनी चाहिए, रिसोर्स होना चाहिए जो कोऑर्डिनेटली काम करे, आपस में मिल करके काम करे। ओके, यस सर। सो व्हाट डू यू हैव टू थिंक अबाउट, अगर आप इसकी प्लानिंग पहले से नहीं बनाओगे तो आप क्या कर पाओगे। यू सी, कितने सिस्टम्स चाहिए आपको, सिचुएशन असेसमेंट करने वाला चाहिए, सिचुएशन सेफ्टी से पूरी कंट्रोल हो जाए। फिर कम्युनिकेशन, जितनी टीमें हैं, आप एक टीम से नहीं कवर कर सकते ट्रेन एक्सीडेंट को, तो दूसरी टीम से कम्युनिकेट करके उनके लोगों को भी साथ में लीजिए, टीम को बड़ी करिए। जैसे आप कहीं दंगा होता है तो एक पुलिस थाने के लोग नहीं, बहुत सारे पुलिस थाने के लोग पहुंचते हैं ना वहां कम्युनिकेशन करके, तो वैसे ही करना पड़ेगा। स्टेजिंग क्या होगी, ट्राइएज, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी मैंने आपको समझाया। वहां पर जाकर के विक्टिम जो अभी तुरंत सर्विसेज देने से बच सकती है, जिसकी लाइफ वो इमरजेंसी वाला है, जिसको अभी सर्विसेज तो चाहिए मगर वो 2-3 घंटे जिंदा रह सकता है, उस वेट कर सकता है, वो अर्जेंट वाला है। और जो माइनर वाला है, और एक डेड हो गया, डेड की वहां पर हम कोई सर्विस नहीं करते, डेड को तो केवल वहां से मर्चुरी पहुंचाना है, क्योंकि मेडिको लीगल केस हो गया, तो मर्चुरी पहुंचाने के लोग बाद में अपने वहां से उठा ले जाएंगे जितने। और कमांड करने के लिए होना चाहिए इन सब चीजों को देख रेख और ट्रीटमेंट, उसमें देखने के बाद, ट्राइएज करने के बाद ट्रीटमेंट कैसे कैसे वहां पर ऑन द स्पॉट ट्रीटमेंट करना है, वहीं ऑक्सीजन लगानी है, वहीं पे ड्रेसिंग करनी है, या ये कोई सर्जरी करनी है हॉस्पिटल पहुंचाना है। तो ये सारी चीज डिसाइड करता है, कौन डिसाइड करता है, जो इसका मैनेजर होता है। तो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके सामने। इनिशियल प्रॉब्लम ऑफ सीन, यही बात हम आपको बतला रहे थे बहुत देर से। कैजुअलिटीज ज्यादा हैं, विक्टिम्स ज्यादा हैं, रिसोर्सेज हमारे पास कम है। आज जो कोरोना की महामारी फैली हुई है, आप देख रहे हो, आप सबने सुना, ऑक्सीजन की कमी, हॉस्पिटल में बेड्स की कमी, हॉस्पिटल हमारे इतने इक्विप्ड नहीं थे, इतने ज्यादा डॉक्टर्स नहीं हैं। अभी डॉक्टर्स कई थाउजेंड के ऊपर एक डॉक्टर का रेशियो है, ऐसे ही पैरामेडिकल रेशियो का भी कम है, नर्सिंग का भी कम है। तो रिसोर्सेज अभी हमारे कम है। आजकल गवर्नमेंट इस चीज में लग गई है कि रिसोर्सेज बढ़ाए जाएं, हॉस्पिटल बढ़ाए जाएं, बेड्स बढ़ाए जाएं, पैरामेडिकल स्टाफ बढ़ाए जाएं। तो इस तरह से रिसोर्सेज हमको अच्छे करने पड़ेंगे, क्योंकि कैजुअलिटीज बढ़ रही हैं। तो इनिशियल प्रॉब्लम ऑन द सीन क्या है, केवल एक डायग्राम से समझा दिया। आप देखो बैलेंस किधर झुकता है, बैलेंस किधर झुकता है, कैजुअलिटी साइड। कैजुअलिटी साइड झुकता है। बैलेंस हर जगह का बैलेंस कैजुअलिटी साइड झुकेगा। अरे जिधर कैजुअलिटी जिधर पर ज्यादा है। अरे भैया, सर इधर हमने, भारी होता है। हाँ जिधर, हम तो जिधर बाहर जिधर। सिंपल यस सर। बैलेंस की बात पूछ रहे हैं। सिंपल बैलेंस यानी रिसोर्सेज, डॉक्टर, रिसोर्सेज की तरफ कौन है, डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल वर्कर्स हैं, और जो जो भी टीम में पर्सन्स हैं, एम्बुलेंस ड्राइवर, एम्बुलेंस के लोग, ये सब हमारे क्या है, रिसोर्सेज हैं, ये कम है। आजकल देखते हैं आप, जो कोरोना में डॉक्टर्स सर्विसेज दे रहे हैं, वो अपने घर नहीं लौट के आ पाते,
उनको वहीं पे सर्विस करके उन्हीं को वहीं आइसोलेट किया जाता है। 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे की ड्यूटी करी, फिर वहीं पे सोने खाने का सब इंतजाम, क्योंकि वो इन्फेक्शन फैलाएंगे, घर नहीं आने दिया जाता। तो रिसोर्सेस हमारे पास कम है। अगर रिसोर्सेस ज़्यादा होते तो एक डॉक्टर 8 घंटे ड्यूटी करता, अपने घर आ जाता, दूसरा डॉक्टर चला जाता वहाँ पे। तो हमारे रिसोर्सेस कम है, कैजुअलिटी, नंबर ऑफ कैजुअलिटी ज़्यादा है। एक सिंपल डायग्राम ने प्रॉब्लम को यहाँ पर दिखला दिया। ये आपको बात समझ में आई इस डायग्राम से? कैजुअलिटीज यस आर सर। मोर, यस सर। रिसोर्सेज आर लेस। ये हमारी इनिशियल प्रॉब्लम है। इनिशियल प्रॉब्लम माने ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी है, पहले से ही ये प्रॉब्लम है। देन ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि हम रिसोर्सेस में इतना बढ़ा लें। रिसोर्सेस यानी जब हम क्या करते हैं, रिसोर्सेज आजकल कैसे बढ़ाई गई? जो डॉक्टर 6 घंटे 8 घंटे की ड्यूटी कर रहा था, अब उसको 12-16 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ रही है। रिसोर्सेज को बढ़ाया डबल ड्यूटी करके। तो इस तरह से, और जो डॉक्टर्स एम्प्लॉयड नहीं थे, प्राइवेट वाले थे, उनको भी एम्प्लॉयमेंट में ले लिया गया। रिसोर्सेज बढ़ाने के सब तरीके हैं। तो रिसोर्सेज जब बढ़ जाएंगे तो हम कैजुअलिटी को टैकल कर लेंगे और बैलेंस कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। आजकल आप न्यूज़ सुनते हो ना, न्यूज़ सुनने में आप सुनते हो ना, कोरोना है मगर कुछ भी हो हम जीतेंगे। ये जीतेंगे कहाँ से आता है दिमाग में? जीतेंगे कब जीतेंगे? जब हम जो प्रॉब्लम आई हो इसको हम टैकल कर लेंगे। तो ये टैकल कर लिया कि नहीं कर लिया? ये ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? कैजुअलिटीज को टैकल कर लिया हमारे रिसोर्सेज ने। हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उससे टैकल कर लिया अगर हमने, तो हमने बैलेंस ठीक कर लिया कि नहीं किया? ये हमारा यस ऑब्जेक्टिव है। सर। इनिशियल ये था, और ऑब्जेक्टिव ये कि हम इसको बराबर करें, और इसको हमने अपनी मेहनत से बराबर कर लिया। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है। अब ये ऑब्जेक्टिव कैसे करें? ये सारे वर्कर्स हैं जिनको हम ट्रेन करते हैं, ट्रेन करने जिनको ये BLS कहलाते हैं, बेसिक लाइफ सपोर्ट। जिसमें एक एम्बुलेंस वो होती है जिसमें बेसिक लाइफ सपोर्ट होती है। बेसिक लाइफ सपोर्ट, एक ऑक्सीजन सिलेंडर रख लिया, स्ट्रेचर रख लिया, और केवल वो पर्सन ऑक्सीजन लगाना जानता है या CPR करना जानता है। ये क्या कहलाते हैं? BLS। ALS एडवांस लाइफ सपोर्ट वाले हो गए। एडवांस लाइफ सपोर्ट माने उनके पास उनकी एम्बुलेंस में और सामान भी है जिससे बचाया, जैसा वेंटिलेटर तक लगा हुआ है। जो वेंटिलेटर आपने नाम सुना होगा, जब पर्सन अपने आप ऑक्सीजन नहीं लेता, सांस नहीं लेता, तो एक मशीन से बाई प्रेशर सांस दी जाती है और सांस निकाली जाती है। इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन दोनों मशीन से होता है, दैट इज नोन एज वेंटिलेटर मशीन। तो वो जिसमें होता है वो ये वाली एम्बुलेंस कहलाती है। उन पर्सन को सब CPR करना आना चाहिए। समझ गए ना? तो इस तरह से इनके ये ग्रेड्स हैं। सी ग्रेड्स हैं, EMT-1, EMT-CC, EMT-P, ये सब पैरामेडिकल के अपने अपने ग्रेड्स हैं। तो ये इस तरह के ट्रेंड पर्सन्स होने चाहिए, तब हमारे रिसोर्सेज बढ़ेंगे। समझ में आया? अब आपको क्या क्या चेंजेस चाहिए, क्या क्या चीजें होती हैं? व्हाट आर माई रिसोर्सेज? पहले तो जो टीम जाती है वो पहले देखती है हमारे रिसोर्सेज क्या क्या हैं, पेशेंट कितने हैं, किस पेशेंट को पहले ट्रीट करें, और किसको हम सॉल्वेज कर सकते हैं। सॉल्वेज माने जिसको हम थोड़ी देर रोक करके दवा दे सकते हैं, और किसको हम पहले ट्रांसपोर्ट करें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और इसीलिए किसको पहले ट्रांसपोर्ट करें, हमने क्या किया? ट्राइएज किया। और कौन नीड करता है ट्रामा सेंटर में जाने के लिए, कौन स्पेशलिटी सेंटर में, ये भी सब वहीं पे डिसाइड करना पड़ता है। सपोज को कोई जहाँ पे इंसिडेंट हुआ है वहां पे एक लेडी थी, उसको और कुछ चोट नहीं है मगर वो उसको ब्लीडिंग होने लगी, प्रेग्नेंट थी, तो आप उसको ट्रामा सेंटर थोड़ी भेजोगे, आप उसको मैटर्निटी सेंटर भेजोगे। तो स्पेशलिटी सेंटर भेजना है कि ट्रामा सेंटर भेजना है, ये सारे डिसीजन वहीं पे लेने पड़ते हैं। और कैसे हेल्प करें, तो क्या इम्पोर्टेंट है? सबसे बात इम्पोर्टेंट क्या है? टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट।
आपको कम्युनिकेशन हुआ कि यहाँ पर इंसिडेंट हो गया है, रोड साइड एक्सीडेंट हुआ है या ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, आपको कम्युनिकेशन हुआ, आप 2 घंटे बाद वहां पहुंचे, तो क्या होगा, बहुत सारी लाइफ्स अपने आप और डेड हो जाएंगी। अगर आप टाइम से अर्ली पहुंचेंगे, अगर वहां पे रास्ते में आपको केवल 10 मिनट लगना था और आप पहुंच रहे हैं 40 मिनट बाद, तो 30 मिनट्स में लाइफ बहुत सारी चली जाएंगी। तो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम इज इंपॉर्टेंट मीन्स अराइवल ऑफ रिक्वायर्ड रिसोर्सेस। जहां पर ये जरूरत है वहां पर रिसोर्सेज बहुत जल्दी पहुंचनी चाहिए। और बहुत जल्दी पहुंचने के लिए होता क्या है, जहां पे जैसे सपोज एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, ट्रेन एक्सीडेंट के पास तुरंत जो ट्रेन का वहां पर मास्टर है, जो वहां पर स्टेशन मास्टर है, पुलिस इन्फॉर्म करता है, पुलिस नियर बाई हॉस्पिटल को इन्फॉर्म करती है, हॉस्पिटल के पास जो टीमें हैं, जितनी टीमें हैं वो एम्बुलेंस सहित वहां पर पहुंच जाती हैं। तो अराइवल ऑफ रिक्वेस्टेड रिसोर्सेज, जिन 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 रिसोर्सेज से रिक्वेस्ट किया गया उनका बहुत जल्दी पहुंचना, ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। और इसको हम क्या कहते हैं, गोल्डन आवर। अगर हम जल्दी पहुंच जाते हैं, द क्रिटिकल ट्रॉमा पेशेंट हैज ओनली 60 मिनट्स फ्रॉम द टाइम ऑफ इंजरी टू रीच डेफिनेटिव सर्जिकल एरिया। अगर 1 घंटे के अंदर ट्रॉमा पेशेंट हॉस्पिटल पहुंच जाता है तो वो सक्सेस हो जाती है उसकी लाइफ बचने की। तो हम इसको क्या कहते हैं, गोल्डन आवर। अगर इस फर्स्ट आवर में उसको सर्विसेज नहीं मिली विक्टिम को, तो 80% डेथ हो जाती है। 80% डेथ, जितने भी इंजर्ड हुए हैं उसमें अगर इस गोल्डन आवर में, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, गोल्डन आवर। ये चीजें देखी गई हैं, इसलिए इसको कहा गया है कि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए इमरजेंसी सर्विसेज इसीलिए होती हैं कि आपने अगर इसमें टाइम डिले कर दिया तो आपने गोल्डन अपॉर्चुनिटी तो चली जाने दी। अगर गोल्डन अपॉर्चुनिटी चली गई तो जो 80% लोग बच सकते थे उनकी डेथ हो गई, फायदा क्या हुआ आपके रिसोर्सेज का। तो ये टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें बैलेंस करना पड़ता है रिसोर्स के मैनेजमेंट में और कैजुअलिटी में। बैलेंस कैसे करेंगे, अब पता चला मुझे ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, आप पुलिस ने एक को इन्फॉर्म किया, एक एक हॉस्पिटल की एम्बुलेंस जाएगी तो वहां से क्या उस सारे इंजर्ड को ले आ पाएगी। तो पुलिस का क्या है, जितने आसपास के 8-10 हॉस्पिटल हैं सबको इन्फॉर्म कम्युनिकेट करे कि जल्दी से अपनी एम्बुलेंस लेके वहां पहुंचे। या जो ऐसी टीमें हैं, फायर वालों को टीम को इन्फॉर्म कर दिया जहाँ पे उनके पास एम्बुलेंस है कि आप वहाँ तुरंत पहुंचिए और जितने लोगों को पिकअप करके ला सकते हैं या जिनको वहाँ पे हेल्प कर सकते हैं उनको करिए। तो रिसोर्स मैनेजमेंट हमारे कैजुअलिटी के हिसाब से होना चाहिए टाइम में। ये क्या कहलाएगा, बैलेंसिंग एक्ट। ये जो मैनेजर है उसका, अगर वो बैलेंसिंग एक्ट करेगा, रिसोर्स अपने बढ़ा करके कैजुअलिटी के हिसाब से ले जाएगा, तो हम ज्यादा लोगों की, नंबर ऑफ पर्संस की हम लाइफ को बचा पाएंगे। तो रिसोर्सेस अराइव इन द गोल्डन आवर। दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। हम रिसोर्सेस को जल्दी से जल्दी कब पहुंचा दें, इस गोल्डन आवर में, क्योंकि हमने बताया गोल्डन आवर में अगर आपने सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की, गोल्डन आवर मीन्स पहला घंटा, जिस समय इंसिडेंट 2 बजे इंसिडेंट हुआ 3 बजे तक गोल्डन आवर है। जितने विक्टिम थे उसमें से बहुत से लोग बच जाएंगे अगर हम रिसोर्सेज लेकर के वहां पहुंच जाएं। तो बैलेंसिंग एक्ट हो जाएगा। बैलेंसिंग एक्ट माने कैजुअलिटी, नंबर ऑफ कैजुअलिटी, नंबर ऑफ इंजर्ड को हमने बचा लिया। क्लियर? सो Yes, sir. it is known as time management. So time management is very important in the balancing act. Okay? Yes, sir. तो मैक्सिमम सर्वाइवर कैसे मिलेंगे, मैक्सिमम सर्वाइवर हम कब कर सकते हैं, दिस इज द फार्मूला। अगर कैजुअलिटी और रिसोर्सेस को हमने बैलेंस कर लिया, सपोज वहां पर हम 700 लोग विक्टिम थे,
हम एक हॉस्पिटल वाले वहाँ एम्बुलेंस लेके पहुंचे तो हमने रिसोर्सेज बहुत कम किए। अगर हमने 10 हॉस्पिटल वाले ले लिए वहां पर, कैजुअलिटी 700 थी, तो हमने 10 हॉस्पिटल के जितना स्टाफ था अपने अपने रिसोर्सेज से वहां पर पहुंच गया, एज ए टीम वर्क करने लगा और मैक्सिमम लोगों को सर्विसेज देके ट्रांसपोर्ट कर दिया। तो हमने क्या कर लिया, मैक्सिमम सर्वाइवर्स बचा लिए। यही हमारा एमसीआई का गोल है। गोल क्या है, मैक्सिमम सर्वाइवर्स, ज्यादा से ज्यादा लाइफ को बचा सके। क्लियर? तो सीन मैनेजमेंट कैसे करते हैं, सीन पे पहुंचे जहां पे बैलेंस नहीं, जो टाइम मेन फैक्टर है। अभी बहुत सी चीजें हमने जो बेसिक चीजें आपको बता दी, बहुत चीजें छोड़ेंगे बिकॉज इट इज वेरी लेंथी। दिस आई मेड फॉर स्किल्ड पर्सन को, और लोगों के लिए था, मगर इसमें आपको समझाना था तो ये समझ मैंने दिखलाया आपको। तो सीन मैनेजमेंट में एक कमांडर होता है और एक सेफ्टी वाले पर्सन्स होते हैं, असेसमेंट करने वाले पर्सन्स होते हैं, कम्युनिकेशन करने वाले पर्सन्स होते हैं, ट्राइएज करने वाले पर्सन्स होते हैं और ट्रीटमेंट करने वाले। ये तो पूरी टीम की बात है, जो यूजुअली जो टीम, और टीम में किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब आपसे आउट ऑफ सब्जेक्ट है। हमें जितना सब्जेक्ट आपको समझाना था सीन मैनेजमेंट में, कैसे हमको रिसोर्सेस को बैलेंस करना है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ, हमारा ये गोल है। और ट्रांसपोर्ट करने, यानी ये सब चीजें। अब हम उस पे आ जाते हैं कि ट्राइएज क्या होता है, जो मैंने आपको अभी समझाया था। और ट्राइएज को हम उसी को दिखा रहे हैं, कैसे टैगिंग करते हैं, कैसे वहां से लाते हैं। तो एक कंसेप्ट आपके दिमाग में, क्योंकि जब आप हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर होंगे तो यू मे बी ए पार्ट ऑफ दिस टीम, और टीम मैनेजमेंट में आपको ऐसी सिचुएशन में जाना पड़ सकता है, तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए। लार्ज स्केल ट्राइएज इज द हार्डेस्ट जॉब एनीवन इन द प्री हॉस्पिटल केयर विल एवर डू। प्री हॉस्पिटल केयर मैंने हॉस्पिटल के बाहर करना, ये सबसे कठिन काम है ट्राइएज करना। जितना आप सरल समझ रहे हो समझने में, आपको जैसे मैंने समझाया आप बहुत आसानी से समझ गए, मगर आपको ये पेशेंट छांटना कि ये अभी जाने वाला है और ये अभी 2 घंटे बाद जाएगा, यानी इसकी लाइफ 2 घंटे तक है, इसकी लाइफ 10 मिनट तक है, तो ये छांट लेना स्किल वाला काम है। स्किल करनी पड़ती है, स्किल आपको वाइटल साइंस कैसे देखे जाते हैं सब सीखना पड़ता है। तो ये लार्ज स्केल में जो हम ट्राइएज करने जा रहे हैं, ये बहुत आसान काम नहीं है, इट इज हार्डेस्ट जॉब। और कैजुअलिटी ट्राइएज कब करनी चाहिए, ये हम आपको बहुत पहले बता चुके हैं, जब कैजुअलिटीज ज्यादा हो और स्किल्ड जो रेस्क्यूअर्स हैं, जो बचाने वाले लोग, रेस्क्यू करने वाले लोग हैं, जो जानते हैं कैसे बचाया जाएगा, वो कम हो, उनके नंबर कम हो, कैजुअलिटीज ज़्यादा हो, तो हमें छांटना ही पड़ता है, ट्राइएज करना पड़ता है। हमें इमरजेंसी और अर्जेंट और माइनर में देखना पड़ेगा क्या अंतर है। डेफिनेटली समझ में आ गया आपको? एवरीबॉडी अंडरस्टूड माय पॉइंट? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो टाइप्स ऑफ ट्राइएज, टाइप्स ऑफ ट्राइएज मैंने पहले बताया। ट्राइएज हम दो तरह से होता है, एक प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। हम ट्राइएज पहले जहां पर इंसिडेंट हुआ है, जहां पे एक्सीडेंट हुआ है, जहां पे ज्यादा लोगों की विक्टिम बने हैं, रेलवे में, रेल एक्सीडेंट में, जहां बस आपस में कोलाइड करी है, तो उस सीन पे वहां ट्राइएज करते हैं। उसके बाद ट्राइएज कहाँ करते हैं, जहां पर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और ट्रांसपोर्ट करके इमरजेंसी रूम में, जहाँ पे हॉस्पिटल में, तो वो प्राइमरी ट्राइएज कहलाता है। क्योंकि प्राइमरी ट्राइएज में जो आपने छाटे थे, आपने 10 लोग इमरजेंसी वाले भेज दिए, 10 को आपने छाटा रेड टैग। अब रास्ते में जाते हुए 10 में 2 की हालत ज्यादा बिगड़ गई, तो जिनकी हालत ज्यादा बिगड़ी है उनको आप पहले वहां पे पहुंचाएंगे ना, 8 को उनसे, तो प्रायोरिटी बदल गई रास्ते में। तो प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरह के ट्राइएज हैं। ट्राइएज कोडिंग, अब वो जो हमने आपको बताया था, नाउ यू टेक दिस पिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राइएज में प्रायोरिटी वालों को
इमरजेंट या इमीडिएट बोलते हैं। पहला वाला कौन सा है? इमीडिएट। बिल्कुल सिंपल वर्ड सामने लिख दिया। इमीडिएट माने अगर आपने उसको विद इन मिनट्स आपने उसको हेल्प नहीं करी तो क्या होगा? उसकी लाइफ चली जाएगी। एक तो वो हो गए इमीडिएट। नंबर 1 उनको रेड कलर देते हैं, अभी आएगा रेड कलर, देखिए जस्ट ये उनको रेड टैग बांध देते हैं। ऐसे टैग ये टीम के पास होते हैं, या तो उसके गले में पट्टी जैसे डाल देंगे लिए हुए है आप देख रहे हैं, या हाथ में धागा बांध देंगे रेड कलर। वो कलर का आपके पास कार्ड होना चाहिए, या धागा होना चाहिए, या बैंड होना चाहिए, एनीथिंग जिससे आप डिमार्केट कर सको कौन इमीडिएट है, कौन अर्जेंट है, कौन डिलेड है, कौन डेड है। आपने डेड वाले को पहचान लिया, हर एक को देख रहे हैं आप। डेड कैसे पहचाना? आपने देखा उसकी सांस नहीं चल रही, उसका हार्ट नहीं चल रहा है, और बिल्कुल ब्रीथिंग स्टॉप है, कोई मूवमेंट नहीं, यानी इसको तो डेथ हो गई। अब इसको पहले बचाने के लिए तो उसमें हमने काला धागा बांध दिया या काला बैंड लगा दिया। तो जो भी ट्रीटमेंट करने वाले हैं वो उसको नहीं देखें, क्योंकि जो ट्राइएज करने वाली, जैसे हम लोगों की 10 लोगों की टीम है, तो 2 लोग तो केवल ट्राइएज करते हुए चलते हैं, उसमें से 2-3 ड्राइवर हैं, वो ड्राइवर वाले उठाते हुए चलते हैं एम्बुलेंस, और 2-3 उसमें से सीपीआर करने वाले लोग हैं, जिनको हमने कहा इमीडिएट उनको सीपीआर किया, उनको ऑक्सीजन लगाई, थोड़ी कंडीशन ठीक हुई, उनको एम्बुलेंस में डाला और तुरंत ट्रांसपोर्ट किया। तो टीम में हर एक के अपने अपने काम बट जाते हैं, और उस हिसाब से उनको तैयार रहना पड़ता है। तो 3 चीजें आप देख रहे हो, ट्राइएज कोडिंग पहली प्रायोरिटी, दूसरा ट्रीटमेंट, और तीसरा कलर जो कोडिंग करते हैं। और ये कलर जो है ये यूनिवर्सल है। जैसे यूनिवर्सल कलर आप देखते हो पूरे वर्ल्ड में, कोई भी फायर वाली गाड़ी होगी रेड कलर ही होगा उसका। फायर के लिए रेड कलर ही दिया गया, क्योंकि फायर कहीं भी लगती है, पूरी इमरजेंसी है, सड़क खाली करा देता है। वो जो गवर्नमेंट के लोग होते हैं, सड़क पे चलने वाले लोग जानते हैं, अगर ये गाड़ी अगर वो 10 लोगों को बीच में मार भी दे, एक्सीडेंट हो जाए, तो उसकी जिम्मेदारी नहीं है, लोगों को हटना होता है, क्योंकि उसको इमीडिएट पहुंचना है। तो हमने पर्पस क्या बताया, जहां पर आग लगी है कितने लोग डेड हो सकते हैं, वहां पे उसको मासेस की सर्विसेज देनी है, आपकी 1-2 की नहीं देखेगा। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आप उसको सड़क खाली करके दो। इसीलिए वो बहुत घर के घंटी बजाते हुए सब चलते हैं, आपने देखा होगा। तो ये इमीडिएट रेड कलर इज फिक्स्ड फॉर दी फायर। वैसे ही जितनी इमरजेंसी, सीरियस इमरजेंसी वाले केस हैं, जिनको अभी विद इन मिनट्स ही प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उनको हम रेड कलर का, जैसे ये आप देख रहे हैं गाड़ी में जो एम्बुलेंस में जा रही है ये लेडी, इसको रेड टैग लगा करके भेजा जा रहा है। देन अर्जेंट, जो अर्जेंट होंगे जिनपे 2-3 घंटे रुका जा सकता है तब ट्रीटमेंट मिलेगा, तो येलो कलर। और जो हमने बताया कि जब ये टीम वहां पर जाती है और ये अनाउंस करती है, माइक लेकर के अनाउंस करते हैं, स्पीकर लेके अनाउंस करते हैं, जो वुंडेड हो और वो चल सकते हो वो मेरे पास आ जाए, मैं उनका ट्रीटमेंट करूंगा। तो जो वुंड वाला पर्सन है, या तो वो आवाज देगा, उठेगा, बैठेगा, थोड़ा बहुत चल पाएगा, तो जब आपने देख लिया तो उसकी हेल्प कर देंगे। और वो हम किससे टैग करेंगे? ग्रीन वाले से, क्योंकि उसकी इंजरी माइनर है। इनको डिलेड, डिलेड माने इनको अगर 1 दिन बाद भी सर्विसेज मिलेंगी तो भी इन पे कोई असर नहीं आएगा। कभी कभी तो इनको हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं होती है, थोड़ी सी ब्लीडिंग हो रही थी, कहीं कुछ खरोच लग गई थी, एब्रेजन हो गया था, आपने उसको ड्रेसिंग वहीं कर दी, ठीक हो गए। और चौथे तो जो बिल्कुल डेड हो गए हैं, तो उनपे एक आपने ब्लैक टैग लगा दिया। तो जो टीम ट्रीटमेंट करने वाली आ रही है वो टाइम नहीं वेस्ट करेगी, वो ट्रीटमेंट वाले को पहले देखेगी, ब्लैक वाले को नहीं देखेगी। तो ये ट्राइएज कोडिंग से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं। ये सब ट्राइएज टैग्स हैं, ये रेड वाला है, ये ग्रीन वाला, और ये येलो वाला। ये अर्जेंट, ये इमरजेंसी वाला हो गया, ये ये हो गया थर्ड कैटेगरी वाला यानी माइनर हो गया, और ये प्रायोरिटी वाला, ये अर्जेंट वाला हो गया येलो। रेड पहले ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे, और इनकी ज़रूरत हुई तो ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे, नहीं तो इनकी वहीं पर ट्रीटमेंट करके कर जाए। तो ये ट्राइएज टैग्स हो गए।
व्हाट इज द सेम। अब ये आपको पेशेंट के नंबर भी डाल देते हैं आप उसमें, किसको आपने इमीडिएट दिया था, किसको आपने प्रायोरिटी दिया था, ये आपके टैग के ऊपर नंबर होते हैं पड़े। तो नंबर आप उसमें नंबर जैसे आप एग्जामिन करते हैं कि आपको जैसे ये आप जो इंसिडेंट हुआ 20 लोग आपको ये मिले, तो जब ये 20 लोग ट्रांसफर हो जाएंगे तब इनमें से टेकअप किए जाएंगे। जब ये सब ट्रांसफर हो गए और इसमें से कोई ट्रांसफर होने वाला नहीं है तो इनको माइनर ट्रीटमेंट करके, अगर कोई है हॉस्पिटल जाने की जरूरत है, उसकी वहां पे पट्टी कर दी, ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, तो उसको भी ले जाएंगे। ये डिलेड वाले हैं। मगर ये डेड वालों की आपने इतने डाल दिए तो उससे एक तो नंबर पता चल जाता कितने डेड हुए, और वो मर्चरी वाली जो एम्बुलेंस है वो ले जाएगी। तो ये TRIAGE-C फ्लो चार्ट ऑन द रिवर्स शुड ओनली बी यूज्ड फॉर एन एडल्ट। फॉर प्राइवेट पीडियाट्रिक ट्रायल, बच्चों में वो स्मार्ट पीडियाट्रिक ट्रायज टेप लगाते हैं। तो ये तो सब अलग की बहुत स्पेशल, मगर हमारा ट्रायज कैसे करते हैं, कंडीशन सारी वही रहती है। ओके, अब ये देखिए ट्रायज में कैसे एक टीम है, ट्रीटमेंट वाली टीम है, इनकी ड्रेसिंग होनी है, ये माइनर इंजरी वाले हैं। इसमें से अभी आपको दिखेंगे, जो हमने कहा ना ये प्राइमरी ट्रायज क्या होता है, हमने कहा जो वॉकिंग करने वाले हैं, हमने आवाज लगाई फर्स्ट अटेम्प्ट एट बैलेंसिंग क्या होता है, हमने आवाज लगाई कि जो वॉक कर सकते हैं आ जाएं, तो हमने उनको कौन सा ट्रायज किया, ग्रीन वाला। कैसे पहचानते हैं, ये बहुत डिटेल, ये स्किल्ड वालों के लिए है, मगर मेन पर्पस हमने जो बताया, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ये है कि हम उसको मैक्सिमम नंबर कैसे बचा सकते हैं। मैक्सिमम नंबर हम जब बचा लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है, मैक्सिमम लाइफ्स जिनको बचा लेंगे वो ज़्यादा बेटर है। नाउ आई वांट, इफ एनीबडी हैज गॉट एनी क्वेश्चन अबाउट इट, यू आस्क द क्वेश्चन, एवरीबडी शुड पुट ए क्वेश्चन। आप अपना क्वेश्चन पूछिए, कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया, हम कैसे कैजुअलिटी मैनेजमेंट करते हैं, कैसे ट्रायज करते हैं, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट होता है डिजास्टर मैनेजमेंट के। और आजकल ये बहुत बढ़ गया है, आजकल दो बसें लोडेड पूरी आपस में लड़ रही, कहीं ट्रेन एक्सीडेंट हो रहे हैं। दीज एक्सीडेंट हैव रेज्ड नंबर ऑफ, जितनी ज़्यादा मशीनरी यूज होगी, जितनी ज़्यादा लोग अर्जेंसी में होंगे, जितनी ज़्यादा स्पीड में होंगे, उतने ज़्यादा एक्सीडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। सो उसमें क्या होता है, विक्टिम्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, रिसोर्सेज कम होते हैं, तो हमें सारा मैनेजमेंट करना पड़ता है। यस, आस्क योर क्वेश्चन, इसके बाद हम आगे कभी दिखलाएं आपको। एनीबॉडी? सर इससे पिछले में स्लाइड जरा बता दीजिए एक बार, जो फ्लो चार्ट था सर उसको दिखा दीजिए सर, पिछला वाला, ये वाला ये वाला सर। हाँ जी प्राइमरी सर, ट्रायज इसका कैसे करते हैं। अच्छा, जी मैंने सर। अभी बताया था सबसे पहले हम क्या कहेंगे, जो वॉक कर सकते हैं वो यस हमारे सर। पास आ जाएं। तो आपने उसको क्या दिया, उसको क्या दिया, नंबर ग्रीन उसको वाला वहीं दिया पे ना, वहीं वहीं ग्रीन टैग ग्रीन दे दिया उसको वहीं ग्रीन पे। वाला दिया। उस चल के आ गया, बोला हाँ मैं आ रहा हूँ, ये नहीं चल पा रहा है तो पकड़ लिया उसको, बात अलग है, मगर उसने रिस्पॉन्ड तो किया। रिस्पॉन्ड करने वाला पर्सन मेंटली ठीक है, मेंटली ठीक है, मेंटल ठीक है, यानी उसके ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, इसका मतलब उसका हार्ट भी चल रहा है और रेस्पिरेशन भी हो रहा है। जिसने आपकी आवाज को सुना, आवाज पे रिस्पॉन्ड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, उसकी इंजरी माइनर है, आपने उसको ग्रीन टैग दे दिया। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है, नो, यस में तो आपने बैंड लगा दिया ना ग्रीन वाला, ठीक है, आई बात समझ में। यस सर। यस उसके सर। बाद अगर उसमें वॉकिंग करने वाला नहीं है, पड़ा हुआ है, नहीं आपको रिस्पॉन्ड किया उसने, तो आप सबसे पहले उसकी क्या देखोगे, सांस देखोगे, रिस्पिरेशन, सांस चल रही कि नहीं चल रही है। अगर उसकी सांस नहीं चल रही है, सपोज उसकी सांस नहीं चल रही, नो, तो आप सांस करने के लिए पोजीशन एयरवे, पोजीशन एयरवे का मतलब होता है आप जब घर में लेटते हो तो आप पिलो लगाते हैं। हमारी बात का कोई एक जना अपना माइक खोल ले और यस जवाब सर। दे।
पिलो लगाते हैं, yes, और sir. जब पिलो आप बहुत ऊंची लगाते हैं, आपने देखा होगा जो बहुत ऊंची लगाते हैं तो उनका आवाजें Yes, खर्राटे आने लगती हैं। इसका मतलब yes, क्या sir. हुआ, जब हम सर जो है हमारा सिर अगर चेस्ट की तरफ पास में आ गया, जो हमारी चिन है, चिन Yes, चिन sir. समझते हैं ना, चिन ठुड्डी So, sorry. स्टर्नम के पास हो जाएगी। जब बहुत बड़ा मसनत लगाएंगे ना, बहुत गोल तकिया बड़ी सी, तो हमारी चिन कहाँ होगी, Yes, sir. चिन स्टर्नम के So, पास होगी। आ जाएगी। तो अंदर Yes, की जो sir. ट्रैकिया है वो बंद होने लगती है, और वो जब बंद होने लगती है तो पर्सन खर्राटे लेता है। और जब आप किसी को खर्राटे लेते देखो, आप उसकी तकिया हटा दो, आप देखो उसकी खर्राटे बंद हो Yes, जाते। sir. तो Yes, इसका sir. मतलब क्या है, सर की पोजीशन पीछे की तरफ होनी चाहिए। और पीछे की तरफ कब हो सकती है, जब वो पिलो आप निकाल करके उसके पीठ में कंधों के नीचे रख दो। आपने पीठ में कंधे के Yes, sir. नीचे रख दी तो सर क्या हुआ, पीछे की तरफ चला गया और एयरवे Yes, sir. सही हो गई। तो ये क्या लिखा है, पोजीशन एयरवे। अगर वो पोजीशन की आपने एयरवे, वो उसने क्या किया, सांस लेना उसका शुरू हो गया, ठीक है, रिस्पिरेशन लिखा है Yes, ना। sir. अगर उसको Yes, sir. आपने पोजीशन किया और वो सांस लेना शुरू हो गया, तो अगर वो सांस लेना शुरू हो गया तो यस, तब तो यस है। और सांस लेना Yes, नहीं sir. शुरू हुआ उसके बाद, तो इसका मतलब सांस चली गई उसकी, वो डेड है। Yes, तो sir. पहले रिस्पिरेशन अगर नहीं हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ का क्या साइन है, आप देखो Respiration. रिस्पिरेशन। बहुत से लोग साइंस नहीं पढ़े हुए हैं, देहात की भी लेडीज होती हैं जो, उनको भी मालूम है कब किसकी डेथ हो गई। वो क्या देखती हैं सबसे पहले, या कोई भी पर्सन जो पढ़ा लिखा नहीं है, अरे भैया इसकी सांस नहीं चल रही है तो गया, क्या कहते हैं, Yes, sir. है ना। Mm-hmm. तो Yes, sir. सबसे पहले लाइफ का साइन क्या है, सांस। सबसे पहले सांस उठती है। अगर Yes, वो sir. सांस नहीं ले रहा है तो सांस नहीं लेने वाला पर्सन अनकॉन्शियस होगा, ना कोई मूवमेंट होगा और ना उसकी Mm. धड़कन हो रही होगी। सांस से सब बंद हो जाते हैं, सांस ना चल रही हो तो धड़कन भी बंद होती है, और धड़कन के बाद अनकॉन्शियस हो जाता है पर्सन। तीनों Yes, बातें sir. साथ साथ होती हैं। तो जब रेस्पिरेशन नहीं है तो पर्सन क्या हो गया, क्या डेड हो लेवल का, गया उसको। डेड हो गया, तो हमने ब्लैक कहा लगा देंगे। काला वाला लगा दिया। अगर Yes, sir. सांस चल रही है और यहाँ पर उसकी सांस बंद हुई थी, इसका मतलब कोई ऐसी इंजरी हो रही है जिससे वो सांस नहीं ले पा रहा था। तो ये क्या हो गया, प्रायोरिटी 1 पे आ गया, इसको रेड रेड टैग पे आ लगाए। गया। यस, ठीक है। तो सांस का ना चलना डेड, सांस का चल देना, अभी तक सांस नहीं चल रही थी, यानी ये इसको जल्दी हॉस्पिटल की सर्विसेज की जरूरत है, तो हमने क्या लगाया, रेड। अब रेड। सांस में भी अगर अंडर 30 पर मिनट है, अंडर Yes, 30, sir. हमारी सांस कितनी होती है, 12 से 20। Yes, नॉर्मली sir. आप काउंट करके देखिएगा, आपको पढ़ाया भी है एनाटॉमी में कि सांस अगर 12 से 20 चलती तो नॉर्मल है। तेजी कब चलती है, Yes, जब sir. हमारे सांस में पर्याप्त हवा नहीं पहुंच पा रही है एक बार की सांस में, तो भी हम, ये प्रायोरिटी नंबर 1 है Yes, ना। sir. अगर यस है तो हम एक चीज और देखते हैं, कैपिलरी रिफिल। आप सब Yes, अपने sir. वहाँ, अभी हम आपको कैपिलरी रिफिल क्या होता है बताएंगे, हमने एनाटॉमी के क्लास में भी बताया था आपको। आप Yes, sir. एक हाथ का ये नेल जो है दूसरे हाथ से एक अंगूठे और फिंगर के बीच में दबाइए। आपने दबाया, दबाते ही आपने क्या Yes, देखा, sir. पहले नेल कैसा दिख रहा था, जो लोग अगर नेल पॉलिश लगाए उसमें नहीं दिखेगा, जिनका नेल पॉलिश नहीं लगी है नेल में उसमें दिखेगा। तो कैपिलरी रिफिल कैसे देखते हैं, आपने नेल, उंगली के नेल को दूसरी तरफ के अंगूठे और नेल उंगली से दबाइए, तो क्या देखते हैं आप, क्या दिखा, बोलिए। सर वाइट हो जाता है। व्हाइट पड़ जाता है, वेरी वाइट हो गुड, जाता है। व्हाइट हो जाता है, और जैसे ही आपने छोड़ा वो तुरंत वो रेड हो गया। इसका मतलब Yes, sir. ये 2 सेकंड भी नहीं लगे वो रेड हो गया। इसका मतलब वहां पे ब्लड आपके सही पहुंच रहा है।
और जब ब्लड सही पहुंच रहा है, टाइम में जल्दी हो गया, तो हम उसको अगर उसकी अंडर 2 आ रही है, यानी 2 सेकंड से जल्दी में हो रहा है, तो हम उसको प्रायोरिटी 2 में डालेंगे। ठीक है। और अगर ओवर है, चलो 2 सेकंड नहीं हुआ, ज्यादा टाइम लगा, तो हम प्रायोरिटी 1 में डालेंगे। तो चारों यहाँ पे बैंड कैसे लगाना है उसके ऊपर डिपेंड हो गया। तो रिस्पिरेशन, कैपिलरी रिफिल और मेंटल स्टेटस। मेंटल स्टेटस माने जो उसकी कॉन्शसनेस है, मेंटल स्टेटस माने कॉन्शसनेस होगी तभी ये सब चीजें हो पाएंगी। तो हम ये कैसे छांटते हैं, इसके लिए इसकी ट्रेनिंग देनी पड़ती है। स्किल पर्सन, ये जितने पैरामेडिकल वर्कर्स होते हैं, ये इनके जानने की चीज है। क्योंकि आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन में रहोगे तो आपका कम्युनिकेशन करना काम, टीम सही जगह पे पहुंच जाए और वहां पर जा करके एडमिनिस्ट्रेशन कि सब लोग अपने अपने काम कर रहे हो, आपका मेनली वर्क उससे कंसर्न होगा। आप स्किल ट्रेनिंग ले लोगे तो आपको ये करना पड़ेगा। तो ये सब उसमें आता है। ओके, एनी मोर क्वेश्चन? यस, नो सर। नाउ आई शो यू पूरा, और भी देखिए कैसे करते हैं। एक्सरसाइज जैसे फीमेल थी एक 30 इयर्स की, वॉकिंग, फीमेल टीन्स वॉकिंग पेल कंप्लेनिंग ऑफ सीवियर एब्डोमिनल पेन। ये सब दिए हुए हैं एक्सरसाइज। अब यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको कैसे। फीमेल है 30 इयर्स की, वो वॉक कर रही है, तो आप कौन सा उसको लगाओगे टैग? अभी मैंने आपको दिखाया था ना, वॉक करके कोई आ जाता है जहाँ इंसिडेंट हुआ, वहां पे एज नहीं माने रखती है। अगर वो पेशेंट चल के आ गया, इसका मतलब रिस्पिरेशन भी ठीक है, हार्ट भी चल रहा है, कॉन्शियस भी है, सीएनएस भी ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम सब ठीक है। तो ये वॉकिंग आने, आप कौन सा टैग लगाएंगे? उसी कलर का लिखा हुआ है, क्या लिखा है? ग्रीन टैग लगाओ। फीमेल टीन्स, टीन्स माने 19 साल तक की है ना। पेल है, कंप्लेनिंग ऑफ सीवियर एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द बहुत है, चोट लगी होगी तो पेट में दर्द है बहुत, मगर वो चल के आ रही है, तो आप कौन सा टैग लगाएंगे? ग्रीन वाला। वॉकिंग किस में लिखा हुआ है? वॉकिंग किस कलर में लिखा है, देख रहे हैं ना आप? जी सर, ग्रीन में। ग्रीन टैग लगाएंगे। और अगर पर्सन कंफ्यूज हो रहा है, कंफ्यूज माने अब उसका मेंटल स्टेटस डिस्टर्ब हो रहा है, तो भी हम वॉकिंग ही लगाएंगे, क्योंकि हार्ट और रिस्पिरेशन सब अच्छा चल रहा है, वो वॉक करके आ रहा है। मगर मेल टीन्स, यू ओपन एयरवे, आपने एयरवे उसकी ओपन करी, कैसे ओपन करी है मैंने बताया ना, सर को पीछे किया है ना, एयरवे ओपन करी, मगर उसके बाद भी सांस नहीं ली, तो कौन सा कलर लगाया है? ब्लैक। ब्लैक। ब्लैक ये ब्लैक वो लगाया सर। डेड हो गया, वो डेड हो गया। यस सर। और मेल पर्सन है, अनकॉन्शियस है मगर सांस चल रही है, अनकॉन्शियस है, सांस चल रही है। अनकॉन्शियस किस सिस्टम से कंसर्न है So बताइए? brain. सेंट्रल नर्वस सिस्टम। Yes. यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंजरी पहुंच गई है, अनकॉन्शियस हो गया तभी तो पहुंची है। और ब्रीदिंग हो रही है, अभी अभी सांस चल रही है, और सांस 30 से ज्यादा है, रेस्पिरेटरी रेट लिखी ना, 30 से ज्यादा है, और इसकी पल्स नहीं आ रही है, पल्स नहीं यानी हार्ट नहीं चल रहा है। तो ये कौन सा हो गया? इमरजेंसी वाला हो गया, नंबर 1 कैटेगरी का। तो आपने कौन सा लगाया टैग? Red. रेड वाला। ऐसे ही एक मेल है जो अपना लेफ्ट एंकल तो पकड़े हुए, होल्ड किए हुए, क्योंकि एंकल में अगर फ्रैक्चर हो जाएगा तो आप चल तो नहीं पाओगे ना, कैन नॉट वॉक। मगर आप जो कह रहे हो सब कुछ सुन रहा है, रिस्पिरेटरी रेट सही है, देखो 12 से 20 होना चाहिए, सही है ना, और उसका सब कुछ ठीक है, और रिस्पॉन्ड कर रहा है इंस्ट्रक्शन को, जो आप कह रहे हो सब चीज वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो आप उसको कौन सा टैग लगाओगे? एलो वाला। Yellow. तो ये स्टार्ट एक्सरसाइज माने कुछ एक्सरसाइज मैंने आपको दिखा दी कैसे, ये ऐसे ही बहुत सारी एक्सरसाइज है कि केसेस। ये देखिए, ये पर्सन यहाँ पे पड़े हुए हैं, सेकेंडरी ट्रायल, ये पर्सन आपने वहां पहुंचा दिए,
अब पहुंचा दिए हॉस्पिटल में जहां पर इमरजेंसी बहुत सारी बाहर टेंट वेंट लगा के, जैसे आपने आजकल देखा ना कोरोना में बहुत सारी इमरजेंसी हो रही थी हॉस्पिटल में, बेड नहीं, बाहर उन्होंने टेंट लगा दिया, ऑक्सीजन सिलेंडर रख दिए, तो बहुत सारे लोग वहां से अपना ऑक्सीजन ले रहे थे। वैसे बहुत सारे लोगों की केयर, ये पैरामेडिकल वर्कर है, हर एक की केयर ले रहे हैं और अंदर पहुंचा रहे हैं। सेकेंडरी ट्रायल में छांटना है कि कौन सा अब प्रायोरिटी वाला है। प्रायोरिटी चेंज हो सकती है, जहां सीन से लेके आए यहाँ पर प्रायोरिटी चेंज हो सकती है। और अब ये और स्किल्ड वाले सब चीजें हैं, तो आपको ये सीन में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बैलेंस करना है। तब आप क्या है, डेफिनिट केयर होती है, डेफिनेटिव केयर। तो ईएमएस इंसिडेंट मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जो आप लोगों को करनी पड़ेगी। जब अगर आप किसी हॉस्पिटल में एज एडमिनिस्ट्रेटर जाओगे तो ये सब चीज़ें आनी चाहिए। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, यू वांट टू सी मोर पिक्चर्स? That is the same thing, I think. I will show you this video. अब आप इस वीडियो को देख लीजिए, जहाँ पे कुछ ना समझ में आए तो पूछिएगा ये कैसे वर्क करती है। मास कैजुअलिटी कैसे, देखिए कहीं पर भी फायर वाली गाड़ी रेडी होगी, कंसेप्ट मैंने आपको सब बता दिया। यू जस्ट सी द वीडियो हाउ कंडीशन इज टैकल्ड। इमरजेंसी में कैसे लोग परेशान हैं। पर्सन कंफ्यूज हो रहा है, पर्सन कुछ जवाब नहीं दे रहा बिल्कुल भी। All these situations are met in multiple casualty incident. Person is totally confused, erratic. एपनिक, एपनिक माने जिसकी सांस नहीं चल रही है। काले से लिखा हुआ है ना, देखा, ब्लैक से, न सांस चल रही है ना पल्स, हार्ट भी नहीं चल रहा है, ब्रीदिंग भी नहीं हो रही है, डेड हो गया।
रिस्पॉन्ड कर रहा है, देखिए रिस्पॉन्ड कर रहा है, इसको जल्दी भेजा जाएगा। ये इसकी लाइफ बच सकती है। रेस्पिरेशन रेट, पल्स सब बराबर है और इसकी लाइफ सेव की जा सकती है। ब्लीडिंग हो गई है, इसको पलट के, रेस्पिरेशन, पल्स नहीं है, कैपिलरी, देखो, his mental status is correct, he is saying। और ये सब चीजें ऐसी हैं कि ये इमरजेंसी अर्जेंट वाले में रेड टैग वाला है, ये इमीडिएट ट्रांसफर करने वाला। तो जहां पर सीन है मल्टीपल कैजुअलिटी इंसिडेंट, जरूरी नहीं है कि सारे एक ही जैसी इंजरी पाएं। कार्डियक पल्स है, पल्स रेडियल पल्स नहीं है, रिस्पिरेशन, कैपिलरी रिफिल, ब्लीडिंग हो गई है, और ऐसे केस इमरजेंसी में इमीडिएट करके सेव किए जा सकते हैं। तो वील गिव कैटेगरी 1। रिफिल देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, रिफिल देख रहे हैं दबा करके नेल को। So this video is only showing how to know all about the different incidents which are occurring. So I am returning again on the screen and asking you what you understood about. आज आपको क्या समझ में आया? हेलो, आज आपको इसमें क्या समझ में आया कि अगर मास कैजुअलिटी इंसिडेंट हो जाए तो सबसे बड़ा प्राइमरी फैक्टर है कि जो कम्युनिकेशन आपको हुआ है, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड रीच एट द साइट विद इन फर्स्ट आवर। अब ये नहीं कि आप 1 घंटा लगाएं, हमने 1 घंटे का ही नहीं, मतलब विद इन फर्स्ट आवर, जितनी जल्दी 10 मिनट में जा सकते हैं, 5 मिनट में जा सकते हैं, 15, जो उसकी एक्चुअल डिस्टेंस पे आप हैं, वो जो ट्रैवलिंग टाइम है वो बढ़ना नहीं चाहिए। तो यू कैन सेव नंबर ऑफ सर्वाइवर्स। और मास कैजुअलिटी इंसिडेंट में आपका यही गोल है कि हाउ मेनी सर्वाइवर्स यू कैन सेव। इफ यू कैन सेव नंबर ऑफ सर्वाइवर्स, अगर नंबर ऑफ सर्वाइवर्स आप ज़्यादा बचा लोगे तो आपका गोल पूरा हो जाएगा। यही गोल है डिजास्टर मैनेजमेंट का। आजकल आप प्रैक्टिकली देख रहे हो कि जो गवर्नमेंट से हमारी लगी हुई हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये लॉकडाउन किया हुआ है कि जो इंसिडेंसेस कोरोना के बढ़ रहे हैं, कैसे उनको रोका जा सके, कैसे लॉकडाउन से, कैसे वैक्सीनेशन से, कैसे डिस्टेंस रख के, कैसे मास्क के। तो ये सारे प्रोटोकॉल्स ले करके जो ये प्रोसीजर चल रहा है कि हम कैसे नंबर ऑफ लोगों को बचा सकें। इस समय गवर्नमेंट का क्या है, जो डेथ हो रही है दैट्स अनदर थिंग, डिजीज तो अपना रोल दिखाएगी, वो अलग चीज है।
डिजीज सीरियस हो गई, नहीं बचना है, वो अलग की चीज है, मगर इन मास जो बहुत सारी डेथ हो रही हैं उनको कंट्रोल करना डिजास्टर मैनेजमेंट का एक गोल होता है। तो एक एक्यूट इमरजेंसी सर्विसेज हैं जो हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल के बाहर हैं, वो एक्यूट इमरजेंसी सर्विसेज यहाँ पर भी हैं, मगर जहाँ पे मास कैजुअल्टी हो जाती है वहाँ पे हमको ट्राइएज करके सर्विसेज देनी होती है। दैट इज द मेन aim to save the maximum number of survivors is the main aim, main goal of the disaster emergency services. Now I think any question, कोई क्वेश्चन क्लियर ना हो, और आप सब इसके ऊपर एक ऐसे टाइप का लिखेंगे कि एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी सर्विसेज इन द हॉस्पिटल एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। आप टॉपिक लिख लीजिए, अभी नहीं आप भूल जाएंगे। Everybody has written this topic. Everybody has written this topic. टाइटल लिख लिया सबने? बोलिए। यस सर। क्या लिखा बोलिए? यस सर। अब क्या लिखा? क्या लिखा? टॉपिक क्या लिखा आपने? बोलिए। एनीबडी? सोनम? हाँ बोलिए। Accident and emergency services, the hospital and disaster management. हैं? और क्या लिखा? So hospital disaster management. और डिजास्टर वर्ड क्या है? डिजास्टर, DISASTER, डिजास्टर। Disaster management, जी सर। डिजास्टर क्या होता है? MCI क्या होता है? आपने अभी देखा था ना, मास कैजुअलिटी इंसिडेंट। डिजास्टर का क्या मतलब है? आजकल आप देख रहे हो अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, ये सब जो आपके इस समय अर्थक्वेक नहीं, इस समय जो आपके याश करके आया था ना तो कल तूफान, ये क्या है? डिजास्टर है। दे आर क्रिएटिंग हैवॉक, एकदम से आकर के कितने लोगों को बहा ले जाते हैं, इससे बहुत से लोग की लाइफ डेंजर में हो जाती है। तो क्या होता है इसमें? मास कैजुअलिटी इंसिडेंट। क्या होता है? बोलिए। मास। तो MCI और एक्यूट इमरजेंसी सर्विसेज, इसके ऊपर आपको लिखना है नेक्स्ट टर्म पे जब हम लोग मिलेंगे। समझ रहे हैं आप? ट्यूसडे को। नेक्स्ट टर्न कब है? ट्यूसडे को। तब आप उसके बारे में हर कोई लिख के लाएगा एंड आई विल आस्क। तो टाइटल सबने लिख लिया? टाइटल सबने लिख लिया? हाँ, यस सर। एवरीबडी विल राइट। आई विल नेम, और उस नेम बुला करके आपसे पूछेंगे। तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह तैयार करना, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर व्हेन यू विल बी वर्किंग एज एडमिनिस्ट्रेटर इन एनी हॉस्पिटल, क्योंकि ऐसी इंसिडेंसेस आते रहते हैं। अभी आप देख रहे हो आजकल इंसिडेंस चल रहा है सर कि मास कैजुअलिटी लगी हुई है, बहुत से हॉस्पिटल में बेड्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो क्या है? मास कैजुअलिटी हो रही है। ओके, एनी मोर क्वेश्चन टू यू? क्वेश्चन है कोई? शुड आई फिनिश नाउ? तो अटेंडेंस आप भेज दीजिएगा वहां पर मेल पर। ओके।